हेलो स्टूडेंट्स, तुम्हारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़ एंड देयर एप्लीकेशंस। हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़ यानी कि हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है और उसके बारे में ये एक छोटा सा टॉपिक है जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है कि एजुकेशन में हम कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं स्टडी को और ईजी बनाने के लिए, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। नो, ओवरहेड प्रोजेक्टर इज़ लाइक ए फिल्म और स्लाइड प्रोजेक्टर। जैसा कि आपको यहाँ पे एक पिक्चर में दिख भी रहा है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर में क्या है। ओवरहेड प्रोजेक्टर में एक स्लाइड प्रोजेक्टर भी कहा जाता है, यानी कि हमें ट्रांसपेरेंसी स्लाइड्स मिलती हैं। एक आप A4 पेपर की तरह समझ सकते हैं, एक ट्रांसपेरेंट शीट होती थी जिसके ऊपर हम कुछ भी टेक्स्ट रखते थे और उसको इस जो आप मिरर देख रहे हैं, जो शीशा देख रहे हैं, इसके ऊपर हम प्लेस कर देते थे। तो इसके नीचे बिल्कुल लाइट है, तो लाइट एमिट होती थी, वो इसके ऊपर फोकस करती थी जो यहाँ पे ग्लास है, और वो सामने प्रोजेक्ट करता था स्क्रीन के ऊपर। तो जो भी आपने हैंड रिटन स्लाइड्स या आपने प्रिंटेड स्लाइड्स यूज़ की हैं वो सामने आपकी वॉल पे नज़र आती थी। सो इट इज़ लाइक ए फिल्म और ए स्लाइड प्रोजेक्टर यूजेज लाइट टू प्रोजेक्ट एन एनलार्ज्ड इमेज ऑन ए स्क्रीन। तो ये क्या करता है, जो आप लाइट फोकस कर रहे हैं उसको ये प्रोजेक्ट करता है, यानी कि किसके ऊपर लेके जाता है, दीवार के ऊपर, और उसकी बड़ी पिक्चर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आती है। इन द ओवरहेड प्रोजेक्टर द सोर्स ऑफ द इमेज इज़ ए पेज साइज्ड शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फिल्म। इस प्रोजेक्टर में कहाँ जो इमेज है वो किसकी बनती थी, जो हमने इसके ऊपर एक शीट रखते थे जिसका साइज़ लगभग आपका A4 पेपर की तरह था, जो आप प्रिंटिंग में यूज़ करते हो वाइट सा पेपर, उतना ही साइज़ उस ट्रांसपेरेंट शीट का होता था। जिस प्लास्टिक की शीट को हम या तो फॉइल्स कहते थे या हम उनको स्लाइड्स भी कहते हैं। विद द इमेज टू बी प्रोजेक्टेड आइदर प्रिंटेड और हैंड रिटन और ड्रॉन। ये जो आपकी ट्रांसपेरेंसी स्लाइड होती थी, इस पे आप एक मार्कर से लिख भी सकते थे जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा, उसको आप प्रिंट भी कर सकते थे या उसके ऊपर आप ड्रॉ भी कर सकते हैं कुछ इमेजेस को। These are placed on the glass surface of the projector, which has a light source below it and a projecting mirror and lens assembly above it, hence overhead. अब इसको ओवरहेड क्यों कहा गया, क्योंकि इसको हम स्लाइड को किसके ऊपर रख देते हैं, इस गिलास के ऊपर। इस गिलास के ठीक नीचे, इस मिरर के ठीक नीचे एक लाइट सोर्स है जहाँ से लाइट बाहर निकलती है। लाइट सोर्स आप इसके नीचे कह सकते हो एक बल्ब है, राइट। वो जो लाइट प्रोजेक्ट करेगा वो इस लेंस के ऊपर फेंकेगा, और लेंस के आगे यहाँ पे एक फिर से मिरर लगा है जिसको हम प्रोजेक्टिंग मिरर कहते हैं, जो इमेज को थ्रो करता था वॉल के ऊपर। सो इसलिए इसको हम कभी कभार ओवरहेड भी कहते थे, क्योंकि लेंस और जो शीशा है वो ऊपर लगा है और पेज नीचे है, तो ओवर द हेड, सिर के ठीक ऊपर, यानी कि इसके ऊपर। They were widely used in education and business before the advent of वीडियो प्रोजेक्टर्स। आज जो आप वीडियो प्रोजेक्टर्स देखते हैं, जैसे मूवी सिनेमा हॉल्स में या आपके स्मार्ट क्लासरूम्स में जो आप प्रोजेक्टर्स देख रहे हो, उनसे पहले इनका आविष्कार हुआ था। यूज़ इन एजुकेशन, इनको पढ़ाई में कैसे यूज़ किया जाता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर्स वर वाइडली यूज्ड इन एजुकेशन एंड बिजनेस बिफोर द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड प्रोजेक्शन। जब कंप्यूटर्स के साथ प्रोजेक्टर्स नहीं अटैच थे तब इनको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था एजुकेशन और बिजनेसेस में। द ओवरहेड प्रोजेक्टर फैसिलिटेट्स एन ईजी लो कॉस्ट इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट फॉर एजुकेटर्स। इसकी हेल्प से जो शिक्षक है वो ईजिली और कम कॉस्ट पे एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करते थे जिसमें जो स्टूडेंट है वो उनके साथ जुड़ जाता था, एक इंटरेक्टिव सा इन्वायरमेंट बन जाता था जिसमें कम्युनिकेशन और ज़्यादा एस्टेब्लिश हो जाता था। ईजिली वो अपना मैसेज स्टूडेंट तक कम्युनिकेट कर पाते थे। टीचिंग मटीरियल्स कैन बी प्री प्रिंटेड ऑन प्लास्टिक शीट्स अपॉन विच द एजुकेटर कैन डायरेक्टली राइट यूजिंग ए नॉन परमानेंट वॉशेबल कलर में मार्किंग पेन। अब जो हमारे पास जो टीचिंग मटेरियल्स वो बनाते थे, जो वो स्लाइड्स बनाते थे या प्लास्टिक शीट्स थी, उनको या तो वो प्री प्रिंटेड प्लास्टिक शीट यूज़ करते थे या डायरेक्टली जो एजुकेटर होता है वो उसके ऊपर एक नॉन परमानेंट पेन, एक आपको परमानेंट मार्कर पता है जिससे जो हम लिखेंगे वो मिटेगा नहीं, और एक नॉन परमानेंट कोई नॉर्मल स्केच से उसके ऊपर लिख सकते थे, जिसको वॉशेबल कलर है जो बाद में धोया भी जा सकता है। This saves time since the transparency can be pre-printed and used repetitively rather than having materials written manually before each class. तो इससे
टीचर का टाइम बचता था, क्योंकि वो जो नोट्स था वो बने बनाए लेके आता था, क्योंकि वो घर से ही उसको लिख के लाया है और उसको क्लास के सामने मैनुअली वो उसका टाइम सेव होता था उन मटेरियल्स को बनाने का। द ओवरहेड इज़ टिपिकली प्लेस्ड, और इसको उसने यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, यूज्ड रेपिटेटिवली। रेपिटेटिवली मतलब आपने एक बार उसको यूज़ किया, दोबारा उसको वॉश करो, फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। The overhead is typically placed at a comfortable writing height for the educator and allows the educator to face the glass, facilitating better communication between the students and teacher. तो जो ओवरहेड प्रोजेक्टर था वो इतनी हाइट पे रखा जाता था, अगर वहाँ पे उसने ट्रांसपेरेंसी स्लाइड रख के कुछ लिखना है उसके ऊपर तो एजुकेटर ईजिली लिख सके, और उससे एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस होता था, क्योंकि इससे बहुत ईजियर कम्युनिकेशन स्टूडेंट और टीचर के बीच में होता था। रेदर देन वो ब्लैक बोर्ड पे लिखता था, वो ट्रांसपेरेंसी स्लाइड्स पे लिख सकता है। The enlarging features of the projector allow the educator to write in a comfortable small script in a natural writing position rather than writing in an overlay large script on a blackboard and having to constantly hold their arm out in mid-air to write on the blackboard. ये जो जब हम प्रोजेक्टर के ऊपर शीट रखते थे तो अगर टीचर ने उसको अपनी नॉर्मल हैंडराइटिंग में भी लिखा है तो प्रोजेक्टर उस लेंस की हेल्प से उसको अनलार्ज करके यानी बड़ा करके स्क्रीन के ऊपर दिखाता था, जिस करके टीचर को जो बोर्ड के ऊपर अपनी नॉर्मल हैंडराइटिंग छोड़ के बड़े बड़े अक्षरों में नहीं लिखना पड़ता था, जिससे उसकी जो आर्म है वो ज़्यादा देर हवा में उसको नहीं रखनी पड़ती थी या उसको उठा के नहीं रखनी पड़ेगी। When the transparency sheet is full of written or drawn material, it can be simply be replaced with a new fresh sheet with more pre-printed material, again saving class time versus a blackboard that would need to be erased and teaching materials rewritten by the एजुकेटर। अब जब ट्रांसपेरेंसी शीट उसकी फुल हो गई, जब उसने उसको भर दिया या लिख दिया तो वो सिंपली नई शीट रख के डाटा समझा सकता है, रेदर देन ब्लैक बोर्ड पे उसको पूरा ब्लैक बोर्ड मिटाना पड़ेगा और फिर दोबारा नए मटेरियल को लिखना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसीज आर ईजिली रीस्टोर टू देयर ओरिजिनल अनयूज्ड स्टेट बाय वॉशिंग ऑफ विद सोप एंड वाटर। जिन ट्रांसपेरेंसीज पे उसने नॉन परमानेंट मार्कर से लिखा है उसको आप आराम से धो सकते थे साबुन और पानी से और उसको दोबारा यूज़ कर सकते थे। Now the next topic is preparing transparencies. Transparencies कैसे प्रिपेयर की जाती थी? A transparency also known variously as a foil or view graph is a thin sheet of transparent flexible material, typically cellulose acetate, onto which figures can be drawn. अब यहाँ पे जो आपको ये टर्म यूज़ की गई है सेलुलोस एसिटेट, दिस इज़ बेसिकली फ्रॉम केमिस्ट्री टर्म्स एंड आपको ये साइंस टर्म्स यूज़ नहीं करनी है। इफ़ यू आर फेमिलियर विद दीज टर्म्स यू कैन यूज़, बट स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स विच आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड उनको ये टर्म यूज़ नहीं करनी। उनको यही समझना है कि सिंपली ये एक तरह की शीट है जो नीचे आपको पिक्चर में भी दिख रही है, एक तरह की फॉयल पेपर की तरह है। फॉयल आपको पता होगा, आप घर में भी यूज़ करते हैं चपातियाँ लपेटने के लिए। ऐसे एक थिन शीट है, एक ट्रांसपेरेंट शीट होती थी जिस पे हम कुछ लिख सकते हैं, जिस पे आप ड्राइंग्स भी बना सकते हैं। दीज आर देन प्लेस्ड ऑन एन ओवरहेड प्रोजेक्टर फॉर डिस्प्ले टू एन ऑडियंस। इनको फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर पे रखा जाता था ताकि ऑडियंस इसको देख सके, यानी कि स्टूडेंट्स देख सके। बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस प्रोजेक्टर्स का यूज़ करते हैं, ट्रांसपेरेंसीज का यूज़ करते थे जब मीटिंग्स होती थी और उनके थ्रू वो उनको समझाते थे। ठीक है, जो आने वाले टाइम में वाइट बोर्ड और वीडियो प्रोजेक्टर्स ने रिप्लेस कर दिया। अब जो आपके नए प्रोजेक्टर्स आए हैं उनके आने के कारण इन ओवरहेड प्रोजेक्टर्स को ऑब्सोलीट कर दिया गया, यानी कि ये ख़त्म हो चुके हैं, अभी किसी किसी जगह पे यूज़ होते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर बेसिकली आपका बायो या जोलॉजी लैब्स में आपको देखने को मिलेगा। ये जो प्रोजेक्टर्स होते हैं ये ऑप्टो मैकेनिकल होते हैं। ऑप्टो का मतलब होता है जो जिस्म जहाँ पे आपको लाइट का यूज़ हो रहा है उसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं। तो जहाँ पे लाइट का यूज़ हो रहा है और मैकेनिक्स यानी कि जहाँ पे मशीनरी डिवाइस भी उसके अंदर लगाई जाती हैं, दोनों चीज़ों का जब जोड़ होगा उसको हम ऑप्टो मैकेनिकल कहेंगे। ऑप्टो मीन्स लाइट, मैकेनिकल मीन्स मशीन। तो यहाँ पे ये एक ऐसी डिवाइस थी जिसमें हम फोटोग्राफिक स्लाइड्स चलाते थे, राइट। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये एक कैमरा लगा हुआ है और ये एक छोटी सी नेगेटिव्स हैं, यानी कि फ़ोटो इमेजेस हैं। तो इसको आगे आगे हम मूव करेंगे, ये इस कैमरा के पीछे इसको रखा जाता था और यहाँ पे ये इसको रोटेट करता था। तो जब भी हम 1950s के टाइम पे जब होम एंटरटेनमेंट का टाइम चला तो फैमिली या फ्रेंड्स अपनी फ़ोटोज़ देखने के लिए वो इनको यूज़ करते थे स्लाइड शोज़ देखने के लिए। आपने आज पावर पॉइंट ये सब आ चुका है या आपने मोबाइल्स में आपकी पिक्स पड़ी हैं तो आप उसका स्लाइड शो बना सकते हो। उस दौरान स्लाइड प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता था।
Reversal film was much in use and supplied slides snapped during vacations and at family events. उस वक्त हम जो भी स्लाइड्स हैं उनको छोटे छोटे पोर्शंस में काट के अपनी अपनी छुट्टियों के दौरान फैमिली इवेंट्स में यूज़ करते थे स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर्स जब एजुकेशनल और अदर इंस्टीट्यूशंस में भी यूज़ होते थे। जनरली इनको लैब्स में यूज़ किया जाता है पौधों वगैरह के पिक्स दिखाने के लिए, एनिमल्स के पिक्स दिखाने के लिए, तो उनके पार्ट्स को डिस्कस करने के लिए। एक इस प्रोजेक्टर के 4 मेन एलिमेंट्स होते हैं। एक इलेक्ट्रिक इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब और अदर लाइट सोर्स, यानी कि जहाँ से हमारे पास लाइट एमिट हो या यहाँ से जो लाइट एमिट करेगा। रिफ्लेक्टर, जहाँ से जो एक तरह का लेंस है जो लाइट को स्लाइड तक लेके आएगा, मतलब जब लाइट पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट होके इस लेंस के थ्रू बाहर जाएगी। स्लाइड होल्डर, जिसके अंदर ये इन इमेजेस को फिक्स किया जाता था। फोकसिंग लेंस, जो आपकी लाइट को सीधा स्क्रीन के ऊपर लेके जाएगा। A flat piece of heat absorbing glass is often placed in the light path between the condensing lens and the slide to avoid damaging the latter. अब इसमें हमारे पास एक हीट एब्जॉर्बिंग ग्लास बीच में लगा दिया जाता है, किसके बीच में, एक लेंस के बीच में और एक स्लाइड के बीच में, ताकि जो आपकी स्लाइड है वो डैमेज ना हो। यहाँ पे लेटर का मतलब है स्लाइड जो है वो डैमेज ना हो। दिस ग्लास ट्रांसमिट्स विजिबल वेवलेंथ्स बट एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड। जब इस ग्लास के ऊपर लाइट पड़ती थी तो ये सिर्फ विजिबल वेवलेंथ्स की जो लाइट है, यानी कि जो विजिबल लाइट है, जो जिसको आप रीड कर सकते हैं, उसको ट्रांसमिट करता था, और बाकी जितनी भी इंफ्रारेड रेडिएशंस थी उनको एब्जॉर्ब कर लेता था। Light passes through the transparent slide and lens, and the resulting image is enlarged and projected onto a perpendicular flat screen, so the audience can view its reflection. अब इस जो आपने फ़ोटो जो नेगेटिव उसके अंदर डाला है उसके ऊपर ही फ़ोटो पे पड़ेगा और बड़ी होके वो फ़ोटो स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगी, जिसके थ्रू सारे उसको एंजॉय करते थे। अल्टरनेटिवली हम रियर प्रोजेक्शन स्क्रीन भी यूज़ करते थे, जिसमें जो पिक्चर्स हैं वो अपने आप ही आगे आगे चलती चली जाती थी। तो ये सारा हमारे पास स्लाइड प्रोजेक्टर्स के अंदर आता है। नेक्स्ट वन इज़ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। दिस इज़ अनदर टॉपिक। अब एजुकेशन में ऑडियो वीडियो इंस्ट्रूमेंट्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पोजेसिंग बोथ ए साउंड एंड ए विजुअल कंपोनेंट। ऑडियो वीडियो का मतलब है दोनों चीज़ें, जिसमें आपके पास स्लाइड प्रेजेंटेशंस भी आ सकती हैं, फिल्म दिखा सकते हो, टीवी प्रोग्राम्स हो सकते हैं, कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, लाइव थिएटर हो सकता है, ये सब आपके पास ऑडियो विजुअल डिवाइसेस में आते हैं, स्पीकर्स एंड ऑल। So audiovisual service providers frequently offer web streaming, video conferencing and live broadcast services। इसमें आप वेब स्ट्रीम यानी कि ऑनलाइन आप यूट्यूब पे वीडियोज़ देख सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, जैसे आजकल आपको पता है कोरोना के करके आप वेबिनार्स हो रहे हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, तो बहुत सारी गूगल मीट ऐसी सर्विसेज यूज़ हो रही हैं। Computer based audio visual equipment is often used in education, with many schools and universities installing projection equipment and using interactive whiteboard टेक्नोलॉजी। इन ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स का आजकल एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में भी यूज़ किया जाता है। आपके माइक्स, आपके प्रोजेक्टर्स, ये सब आपका इसी के अंदर यूज़ किया जाता है। ऑडियो विजुअल एजुकेशन को हम मल्टीमीडिया बेस्ड एजुकेशन भी कहते हैं, जिसमें वीडियोज़ के थ्रू या ऑडियो के थ्रू आप मतलब जो स्टूडेंट है उसको रिटेन किया जाता है, उसकी जो रिटेंशन पावर है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। रिटेंशन मतलब आप किसी चीज़ को दोबारा रिटेन यानी कि दोबारा याद कर सकते हैं, किसी चीज़ को आपने याद किया तो उसको रिवाइज़ करना, ये भी कह सकते हैं। तो जब वीडियो के साथ आप किसी चीज़ को लिंक कर दोगे तो वो ईज़िली आपके माइंड में फिक्स्ड रहेगी। According to Webster Dictionary, audiovisual is training or educational material directed at both the senses of hearing and the sense of sight. Films, recording, photographs, etc. used in classroom instructions, library collections or the likes. अब आपका जो ट्रेनिंग एजुकेशन मटेरियल है, इसमें इसका मतलब है ऑडियो विजुअल एड का कि हम जो स्टूडेंट है उसकी सारी सेंसेस का यूज़ कर रहे हैं, मतलब उसके ईयर्स का भी काम हो रहा है, उसकी आइज़ का भी यूज़ हो रहा है, उसका मतलब उसके सभी ऑर्गन्स का प्रॉपरली यूज़ किया जाता है, उसके जो सेंसेस हैं उनका प्रॉपरली यूज़ किया जाएगा। इट इज़ अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सेंसेस। यानी कि जब आप ऑडियो विजुअल कोई पिक्चर्स या कोई लेक्चर सुनते हैं तो उसमें आपके कानों से लेक्चर आप सुन रहे हैं, आंखों से उसको देख रहे हैं, तो दोनों तरह से वो एब्जॉर्ब आपके माइंड में हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इनके, यही कि आपके जो टीचर्स के स्किल हैं वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वहाँ पे प्रोड्यूस हों, और जो आपके लर्नर्स हैं उनकी अटेंशन जो है वो रिटेन करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए
और इंटरेस्ट भी बढ़ता है स्टूडेंट्स का जब वीडियोज़ ऑडियो विजुअल के थ्रू आप लेक्चर्स देते हैं। लेसन प्लान बहुत इजीली बनते हैं क्योंकि आप पावर पॉइंट, वीडियोज़, ऑडियोज़ वो आपका बहुत सारा डाटा बहुत इजीली कवर कर देते हैं। क्लास और ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच रहती है आपके टीचिंग में, ये बताया जाता है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इसको कहते हैं, यानी कि उसके ऊपर सारा फोकस रहता है। एडवांटेजेस इसके बहुत सारे हैं। इन मॉडर्न वर्ल्ड यूज डिजिटल टूल टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसमें हम पीपीटीज़ और डायनामिक इफेक्ट से, मतलब हम जो स्टूडेंट है जो इन चीज़ों से समझता है पीपीटीज़ या वीडियोज़ के थ्रू, वो उसके माइंड में ज़्यादा टाइम स्टे कर जाता है। बिकॉज जब आप सिर्फ बोर्ड पे समझाते हैं तो स्टूडेंट की सिर्फ आपका जो स्टूडेंट की सेंसेस हैं, आई सेंसेस, वो इतना काम नहीं करती बिकॉज वो सिर्फ एक थेरेटिकल मटीरियल है। लेकिन जब आप पीपीटीज़ में वीडियोस, पिक्चर्स के थ्रू समझा रहे हैं तो उसके सारे सेंसेस काम कर रहे हैं। इन तरह के इसके लिए सेकंड एडवांटेज ये है कि आप इस टेक्नोलॉजी के यूज़ करके स्टूडेंट को उन चीज़ों का भी एक्सपीरियंस करवा सकते हैं जो इस वक्त उसके आसपास नहीं है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज आपको टीचर को उसको लेसन बताना है ताजमहल के ऊपर, तो अगर वो उसको पॉसिबल नहीं है कि वो वहाँ स्टूडेंट्स को लेके जा सके, तो वो स्टूडेंट्स को उसका मॉन्यूमेंट उसके आंखों के सामने उन प्रोजेक्टर्स पे दिखा सकता है। वो उनके किले को वहीं पर ही उसको शो कर सकता है पिक्चर्स में, और ये जो उसका एक्सपीरियंस होगा स्टूडेंट का, वो मतलब जो स्टूडेंट उस चीज़ को देखेगा वो हमेशा के लिए उसके माइंड में सेट हो जाएगा। सो दिस इज़ द अनदर एडवांटेज ऑफ these audio visual aids. Use of audio visual aids help in maintaining discipline in the class because student ज़्यादा करके वीडियोस में इंटरेस्ट जताता है तो डिसिप्लिन भी मेंटेन रहता है, क्योंकि स्टूडेंट का सारे सेंसेस उस वक्त यूज़ हो रहे होते हैं जब वो एक वीडियो ऑडियो सुन रहा होता है। इससे उसकी थिंकिंग, उसकी रीजनिंग पावर भी बढ़ती है। अगर आपको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन किसी लेट सपोज आप स्टूडेंट को लिंग्विस्टिक्स के बारे में समझा रहे हैं या उसको कम्युनिकेशन करना, उसका इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसका कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को फ़ॉरेन लैंग्वेज सिखा रहे हैं, कोई आईएलटीएस का कोर्स है या ऐसा, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन वीक है, मोटिवेशन वीक है, तो इस तरह की सब डिफ़िकल्टीज़ हम लैंग्वेज लैब में रिमूव करते हैं, जो बीएड का भी एक पार्ट रहता है। स्टूडेंट्स लर्न व्हेन दे आर मोटिवेटेड एंड क्यूरियस अबाउट समथिंग। स्टूडेंट ज़्यादा सीखता है जब वो किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है कि अब मुझे क्या दिखाने वाले हैं, कि वीडियो में क्या दिखने वाला है। तो जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शंस हम देते थे वो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन जब आप ऑडियो वीडियो से किसी स्टूडेंट को कुछ चीज़ समझाओगे तो वो उसको ज़्यादा मोटिवेट भी करेगी, उसका इंटरेस्ट भी सब्जेक्ट में बढ़ेगा। डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि ऑडियो विजुअल टूल्स को आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो आपके लेक्चर्स को बोर्डम भी बना सकता है। अगर आपने प्रॉपरली यूज़ किया है तभी वो इफ़ेक्टफुल होगा, राइट। अब ये अलग अलग सिचुएशंस पे भी डिपेंड करता है। जब हम बहुत सारे टाइम हम प्रोजेक्टर, स्पीकर और हेडफोन का यूज़ करें तो वो ज़्यादा कॉस्टली भी हो सकता है। सारे क्लासरूम्स में प्रोजेक्टर्स नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट और टीचर को अगर ये लेक्चर प्लान करना है, यानी कि उसको प्रोजेक्टर पे डिलीवर करना है या ऑडियो विजुअल के थ्रू डिलीवर करना है, तो उसको उसके लिए टाइम भी देना पड़ेगा, राइट। जैसे कि अभी मुझे ये लेक्चर देना तो मुझे उसके लिए टाइम देना पड़ेगा आपको, राइट। ऑल्सो टीचर्स वैल्यूएबल टाइम में बी लॉस्ट इन गेनिंग फैमिलियरिटी विद न्यू इक्विपमेंट। अब टीचर अगर नॉन आईटी बैकग्राउंड से है तो मे बी वो प्रोजेक्टर्स के साथ उतना फेमिलियर ना हो और उस इक्विपमेंट को वो प्रॉपरली चला ना पाए। और कभी कभार होता है स्टूडेंट्स जो होते हैं, जब हम एक यानी कि फिल्म्स या ऑडियो प्ले कर रहे हैं तो स्टूडेंट उस दौरान शायद इतना इजी फील ना करे क्वेश्चंस पूछने में टीचर से। एक फ़िज़िकल बैरियर स्टैब्लिश हो जाता है। जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पे भी प्रॉब्लम है, वहाँ ऑडियो विजुअल हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए बिजली तो चाहिए। द नेक्स्ट इज़ DLP प्रोजेक्टर। ये प्रोजेक्टर अभी आपने देखा होगा आपके लैब्स में, आपके स्मार्ट क्लासरूम्स में। DLP इज़ बेसिकली डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। न्यू प्रोजेक्टर ये उसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया ओवरहेड के बाद। इट इज़ अ सेट ऑफ चिप सेट्स, इसके अंदर छोटी छोटी चिप्स लगाई जाती हैं और ये भी एक ऑप्टो माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। ऑप्टिकल माइक्रो यानी कि लाइट का यूज़ करता है, माइक्रो यानी कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं, इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रो बिजली से चलता है और मैकेनिकल कहीं ना कहीं इसके अंदर मशीन्स या मोटर्स का भी यूज़ किया जाता है। तो इसको हम डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइस इसके अंदर यूज़ की जाती है। 1987 में इसको बनाया गया टेक्सास कंपनी के द्वारा। हालांकि जब ये प्रोजेक्ट हुआ फर्स्ट टाइम इसको DLP बेस्ड प्रोजेक्ट 1997 में प्रोजेक्ट किया गया। DLP का बेसिक यूज़ है डिस्प्ले के लिए, इसको यूज़ किया जाता है। इंटरेक्टिव डिस्प्ले यानी कि
आप इसको एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल एरियाज़ में एमआर की जब मीटिंग्स होती हैं उसमें, इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग करने में, ये सिक्योरिटीज़ में, ये सब जगह इनका यूज़ किया जाता है। DLP टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन DLP फ्रंट प्रोजेक्टर, स्टैंड अलोन प्रोजेक्शन, क्लासरूम्स में इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है। टीवीज़ के साथ अटैच कर सकते हैं, डिजिटल साइन डिस्प्ले कर सकते हैं, और सिनेमा प्रोजेक्शंस में भी इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है। थिएटर्स में भी बेसिकली आप कह सकते हैं इनका यूज़ कर सकते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स को दिखाने के लिए, तो ये सब इनसे यूज़ किया जाता है। स्मॉलर पिको चिपसेट्स आर यूज्ड इन मोबाइल डिवाइसेस इंक्लूडिंग सेल फोन एक्सेसरीज एंड प्रोजेक्शन डिस्प्ले फंक्शंस एम्बेडेड डायरेक्टली इनटू फोन्स। अब आजकल छोटे छोटे चिपसेट्स आए हैं जो आपके मोबाइल में लगा दिए जाते हैं। अगर आप सोचोगे तो कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है वो बहुत छोटा लगता है कंप्यूटर हमें देखने में, लेकिन अगर इसके अंदर जो ग्रीन बोर्ड होता है उसको खोला जाए तो लगभग वो 5-6 किलोमीटर में फैल जाएगा। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी के कारण कंपोनेंट्स को बहुत छोटा करके लगाया जाता है, तभी आप आजकल मोबाइल हैंड डिवाइसेस में ही कंप्यूटर चला पा रहे हो। मोबाइल ही आपके लिए कंप्यूटर बन चुका है। द नेक्स्ट इज़ मूवी प्रोजेक्टर्स। दीज आर सेपरेट प्रोजेक्टर्स जिनमें आप थिएटर्स में आप देखते हो मूवी प्रोजेक्ट की जाती है। दीज आर बेसिकली ऑप्टोमेटिक मैकेनिकल डिवाइस, लाइट और मोटर्स का यूज़ होगा। इसमें मोशन पिक्चर्स हम यूज़ कर सकते हैं ऑन द स्क्रीन, यानी कि वीडियोस शो किए जाते हैं। मोशन पिक्चर्स यानी कि जो आप फिल्म्स देखते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल एलिमेंट्स एक्सेप्ट फॉर द इल्यूमिनेशन एंड साउंड डिवाइसेस प्रेजेंट इन मूवी कैमराज। बहुत सारे जो मूवी कैमराज आप देखते हो उसके अंदर ये डिवाइसेस प्रेजेंट रहती है रिकॉर्डिंग के लिए। कभी साउंड कुछ नहीं भी रिकॉर्ड करते, लेकिन कुछ में ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। मॉडर्न मूवी प्रोजेक्टर स्पेशली बिल्ट वीडियो प्रोजेक्टर्स, ये आप देख सकते हैं एक पिक्चर है जिसमें आपको याद आ जाएगा कि आपने कभी टीवी पे देखा हो कि इस तरह मूवी प्रोजेक्ट की जाती है बड़े बड़े कैमरास के थ्रू। थिएटर्स में आप देखते हो तो रोल ऑफ फिल्म, एक फ़िल्म का रोल इसके अंदर डाल दिया जाता है जिसके थ्रू वो सारी फिल्म आपको प्लेस कर दी जाती है। इसके बेसिकली 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं। इसमें स्पूलिंग होती है, स्पूलिंग यानी कि होता है रील को लपेटना, इसके अंदर जो फिल्म रोल डाला जाता है। सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो इमेज रीड होगी। लैंप होगा जो लाइट ग्लो करेगा। लेंस उसको प्रोजेक्ट करेगा। ऑडियो सिस्टम होगा जिससे साउंड प्रोड्यूस होगी। तो इसमें हम बेसिकली जो एक बार रोल होता है फिल्म का वो हम स्पूल कर देते हैं मूवी प्रोजेक्टर पे। स्पूल जो होता है, जो वो रोल है, वो मोटर उसको चलाएगी और फिल्म को सेकंड स्पूल पे ले जाएगी, और इतने में ये हम इसको फोकस करेंगे लाइट ब्राइट लैंप के थ्रू लेंस के ऊपर, और लेंस हमें ये इमेज स्क्रीन के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा। इससे पहले कि ये इमेज प्रोजेक्टर से बाहर निकले तो एक लेंस के थ्रू जाती है, जिसके कारण आपको जो वो इमेज है वो बड़ी होकर स्क्रीन पे दिखती है। कुछ थिएटर्स में इस तरह आपने देखा होगा। इसके बाद आते हैं हमारे पास CCTV, जिसको हम कहते हैं CCTV कैमरास। क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न जिसको हम कहते हैं, ये वीडियो सर्वेलेंस के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हम ज़्यादा करके हम किसी के ऊपर निगरानी रखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये हम वीडियो कैमरास का यूज़ करते हैं बहुत सारे प्लेसेस में। इसमें मोनीटर्स का इतना यूज़ नहीं किया जाता है। जहाँ पे हम ज़्यादा मोनीटर्स का यूज़ नहीं कर सकते वहाँ CCTV लगा देते हैं। ये ब्रॉडकास्ट टेलीविज़न से थोड़ा अलग होता है। P2P पे काम करता है या P2MP पे भी काम कर सकता है, या मैश वायर और वायरलेस लिंक्स हो सकते हैं। बेसिकली P2P होता है पॉइंट टू पॉइंट, एक सिंगल कैमरा सिंगल डिवाइस के साथ अटैच हो सकता है आपकी जो रिकॉर्डिंग डिवाइस है उसके साथ बहुत सारे कैमरास अटैच हो। जैसे कॉलेज में हो सकता है, कैंपस में बहुत सारे कैमरास हैं, कोई कैंटीन में होगा, कोई लाइब्रेरी में होगा, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग एक प्लेस पे हो रहा हो, दैट इज़ P2MP। मैश वायर हो सकता है, बहुत सारी वायर्स डाली गई हो, बहुत सारे कैमरास हो, बिना वायर्स के भी कैमरास हो सकते हैं जिनको वायरलेस लिंक कहते हैं, जो सैटेलाइट या डिशेस के थ्रू आपका रिसीवर्स होते हैं उनके थ्रू सिग्नल कैच करते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल वीडियो कैमरास फिट दिस डेफिनेशन। द टर्म इज़ मोस्ट ऑफन अप्लाइड टू दोज यूज्ड फॉर सर्वेलेंस इन एरियाज दैट मे नीड मॉनिटरिंग। हालांकि वीडियो कैमराज ही इनको हम कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करके इनका यूज़ हम सर्वाइलेंस के लिए करते हैं, जैसे कि बैंक्स में, स्टोर्स में, या जहाँ पे आपको सिक्योरिटी का ज़्यादा इशू हो, या देखा हुआ है अपने कॉलेज में, ज़्यादा करके बैंक्स में आपने इनका यूज़ देखा ही है। दो वीडियो टेलीफोनी सेल्डम कॉल्ड CCTV। ये बेसिकली एक वीडियो टेलीफोनी है, यानी कि वीडियो जो है वो किसी दूर पड़ी डिवाइस में स्टोर की जा रही है, यानी कि आप दूर से देख सकते हैं कि उस जगह पे क्या क्या चल रहा है। दिस इज़ बेसिकली द वीडियो इन डिस्टेंस एजुकेशन। एक्सेप्शन ऑफ वन एक्सेप्शन इज़ द यूज़ ऑफ वीडियो इन डिस्टेंस एजुकेशन। अब आप टीचर आपको घर बैठे पढ़ा रहा है, तो टीचर अपने घर में बैठा, रिकॉर्डिंग आप अपने घर में देख रहे हो। सिमिलरली CCTV इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। कॉलेज में कैमरा लगा है, प्रिंसिपल अपने घर से अगर उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं तो वो
टेलीफोनी कही जाएगी। ए क्लोज सीवी टेलीविज़न कैमरा कैन प्रोड्यूस इमेजेस और रिकॉर्डिंग फॉर और सर्वेलेंस। हमने रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, इमेजेस भी कैप्चर कर सकते हैं। इनकॉम वीडियो कैमराज या डिजिटल स्टिल कैमराज भी कह सकते हैं। वॉल्टर ब्रच was the inventor of the CCTV cameras. The main purpose of the CCTV camera is to capture light and convert it into a video signal. इसको हम लाइट को हम कैप्चर करते हैं और उसको वीडियो सिग्नल में हम कहीं रिकॉर्ड कर देते हैं। ये वीडियोस कैमराज एनालॉग भी हो सकते हैं और डिजिटल भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि एनालॉग क्या होता है और डिजिटल क्या होता है। तो एनालॉग हम उसको कहते हैं जिसको हम सिर्फ मेज़र या माप सकते हैं, जैसा कि आपका भार है तो या गाड़ी की स्पीड है, तो उसको अगर आप मेज़र कर रहे हैं, जैसे आपके भार को हम किसी वेटिंग डिवाइस पे देख रहे हैं, पत्थर रख रहे हैं और आपका वेट देख रहे हैं, उसको मेज़र करना पड़ेगा। कुछ घड़ियाँ हैं जिनके ऊपर नीडल्स बनी हुई हैं, सुई हैं, तो आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ता है कितना टाइम हुआ है। तो एनालॉग इज़ समथिंग विच यू नीड टू मेज़र। फॉर एग्जांपल आपकी तार से कोई करंट जा रहा है तो आप पकड़ के नहीं बता पाओगे कितना करंट जा रहा है, तो इसके लिए कोई डिवाइस चाहिए, वोल्ट मीटर एंड ऑल, तो उसको मेज़र करना पड़ेगा। सिमिलरली डिजिटल वो है जिसको आप रीड करके बता सकते हैं, जो घड़ी में आपको टाइम दिख रहा है 9:13, 9:17, दैट ऑल आर डिजिटल थिंग्स। तो CCTV कैमराज आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू एनालॉग एंड डिजिटल। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इन केस एनी इश्यूज यू कैन कमेंट ऑन द वीडियोस। थैंक यू।